नमस्कार दोस्तों उम, इस महीने के अगस्त महीने के बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जो हमें अतीत में अनायास ले जाते हैं और उस अतीत में ले जाते हैं जो अतीत वाकई अगर ऐतिहासिक रूप में नासूर शब्द कहा जाए तो वो एक नासूर की भांति हमारे भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और ये एक ऐसा नासूर है मित्रों, बहुत सारे नासूर होते हैं, कैंसर के नासूर, उनमें भी कीमो देकर कहीं ना कहीं हीलिंग एजेंट के रूप में काम ले लिया जाता है। लेकिन ये एक इतिहास की छाती पर लिखा गया या बना हुआ एक ऐसा नासूर है हमारे भारतीय परिवेश में, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की छाती पर आप कह सकते हैं कि ऐसा नासूर है जिसका जल्दी जल्दी जिसकी ना तो कीमो हो सकती है ना इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, और इसको हीलिंग टच देने में न जाने कितना वक्त लगेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि प्रयास इस दिशा में हो रहे हैं। दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि प्रयास जो भी लोग कर रहे हैं वो थोड़े थोड़े सफल हो जाएं तो ठीक है, वरना ये नासूर तो तंग करता रहेगा। मैं इस नासूर का जिक्र आपके सामने जो कर रहा हूँ वो विस्थापन का और विभाजन का नासूर है मित्रों। तो ये विभाजन की विभीषिका आज भी स्वाधीनता प्राप्ति के बाद, विभाजन होने के बाद, इतने वर्ष के बाद भी आज भी हमें वो तंग कर रही है। लगभग 78 वर्ष होने को हैं, लेकिन हम कोई भी चीज़ भुला नहीं पा रहे, जहन से उतार नहीं पा रहे। और मेरी एक कृति भी बाद में आई थी, इसमें बेताल का मैंने नाम दिया था कि ये विभाजन एक बेताल की तरह हमारे कंधों पर सवार है। और ये तरह तरह की बातें, हम लोग विक्रमादित्य तो नहीं हैं, लेकिन उसी स्वरूप में अगर ले तो हम इस बेताल को कंधे पर लाद कर ले आते हैं ताकि इसकी सदगति कराएं। लेकिन ये सदगति कराने की बजाय हमें बातों में उलझा लेता है, बहुत सारी पहेलियाँ, बहुत सारी बातें, बहुत सारे किस्से कहानियाँ। और उसके बाद जब भी हम अपनी प्रतिक्रिया के लिए ज़बान खोलते हैं तो ये बेताल फिर उड़ के चला जाता है वापस उसी डाल पर। विक्रम और बेताल वाली कहानी की मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो मित्रों, ये बात सिर्फ ये है कि इसमें जो तकलीफ़ दे जो नुक्ते हैं उनको उठाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल भी है और बड़ा ज़रूरी भी लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि विभाजन की जो स्क्रिप्ट थी, इसको लिखने वाले, इसको तैयार करने वाले, इसकी रूपरेखा, इसको अंतिम रूप देने की दिशा में 2-4 कदम आगे बढ़ने वाले लोगों की संख्या 10 से ज़्यादा नहीं थी। और उन 10 लोगों और उनके साथ जुड़े हुए कुछ एक ब्यूरोक्रेट्स, कुछ एक अफसरशाह थे जिनको ये भरोसा था, उन 10 राजनीतिज्ञों को तो कम से कम ये भरोसा था कि देश के करोड़ों लोग, इस भारतीय उपमहाद्वीप के करोड़ों लोग उन पर भरोसा करते हैं। अब न जाने इस भरोसे की क्या वजह थी, उनका भरोसा किस बात पे आधारित था, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये तय है कि देश के करोड़ों लोगों को इतना बड़ा विभाजन करते समय कभी भी किसी ने विश्वास में स्पष्ट रूप से लेने का प्रयास नहीं किया। और इन 10 में मुख्य रूप से मैं नाम लूँ तो इसमें सबसे पहले गांधी बाबा का नाम आता है, फिर नेहरू जी हैं, जिन्ना है, लियाकत अली ख़ान हैं, माउंटबेटन तो थे ही, और उनके साथ बलदेव सिंह भी सिख प्रतिनिधि के रूप में, सरदार बलदेव सिंह भी शामिल थे। और उनकी मदद के लिए एक तो वीपी मेनन साहब थे, सरदार पटेल के अत्यंत विश्वस्त। और उसके बाद रेड क्लिफ वो शख्स था जिसके नाम पर ये रेखा खींची गई, और ये रेखाएं खींचने का अंतिम कार्य रेड क्लिफ ने किया। और ये रेड क्लिफ मित्रों वह शख्स था जिसके बारे में एक स्वतंत्र प्रकरण में मैं आपसे थोड़ी सी और बातें साझी करूंगा। उसका स्वयं ये कहना था कि मैं तो कभी इस विभाजन वाले चक्कर में पड़ने के इससे पूर्व कभी भी इस भारतीय उपमहाद्वीप के किसी भी शहर में या किसी भी खित्ते में, किसी भी क्षेत्र में कभी गया ही नहीं। मुझे नहीं पता कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कल्चर, वहाँ का पहनावा, खान पान, वैचारिकता और वहाँ की जो एक प्रकार से जो ताना बाना है धर्म का, संस्कृति का, कल्चर का, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था। उसकी प्रसिद्धि सिर्फ उसको चुना गया सिर्फ इस आधार पे, जिन्ना साहब की सिफारिश थी कि इसको लिया जाए
और वो जिन्ना साहब की सिफारिश ये नहीं थी कि ये उनका कोई अपना लगता था। जिन्ना को ये इतना मालूम था कि जब वो लंदन में प्रैक्टिस करते थे बार में, लॉ में, तो उस वक्त ये शख्स जो था वो किसी तरह से इनके गुड बुक्स में आ गया। और इसकी प्रसिद्धि इसकी रेड क्लिफ की सिर्फ एक ही बात को लेकर थी कि ये जो जायदादें बांटने वाला काम होता है ये उसका विशेषज्ञ है। अब एक किसी प्रॉपर्टीज़ को बांटने वाले प्रख्यात एडवोकेट को ये काम सौंपा जाना कि पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को 2 टुकड़ों में बांटना है, तो ये बेरहम निर्णय जो था, ये नृशंस निर्णय, ये निर्मम निर्णय कैसे हुआ, इसकी कहानी बड़ी लंबी है मित्रों। आज इतना ही, लेकिन ये दास्तान ऐसी है जिस पर हमें बार बार सोचना भी चाहिए, और सोचना इसलिए ज़रूरी है इसके बारे में, इस दौर से गुज़रना, ताकि भविष्य में आने वाले समय में कभी भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। शुक्रिया।